चाहे मुझे कोई टिकट ना भी मिले, मैं आज़ाद भी लड़ूंगा। अब सियासत नौजवानों के हाथ में आनी चाहिए। में आने का जो ऐलान है या अमल है या फिर अज़म है, उससे नौशाद साहब वाकिफ़ हैं? बाकी नौशाद साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और वाहिद मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में आकर, सियासत में आकर एक बंदा अपने मुआशरे की खिदमत कर सकता है। नौशाद साहब आपकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? बल्तिस्तान में सियासत का आगाज़ किया, क्यों कहूँगा कि मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप उनकी मर्ज़ी से आए हैं, उनकी मुखालिफत में आए हैं? मैं समझता हूँ कि सियासत मुझे विरसे में मिली है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। गिलगित बल्तिस्तान सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है और ऐसे में नौजवानों के बहुत सारे चेहरे हैं जो सामने आने लगे हैं। सियासत का अगर असल चेहरा देखा जाए तो यकीनन बल्तिस्तान की कुछ मंजी हुई शख्सियात हैं जिन्होंने हमेशा से सियासी मामलात में और सियासी अदवार में राज किया है, और उन्हीं में से एक बात की जाए हल्का नंबर 3 रहा है, जहाँ पर हमेशा से सियासत बुज़ुर्गों की रही, और बुज़ुर्गों से मुराद तजुर्बे की बात है, और तजुर्बे के साथ साथ यकीनन उम्र का भी एक फैक्टर है। और आज हमारे साथ एक मेहमान है, GBLA स्कर्दू 3 से उम्मीदवार के तौर पर उभर आए हैं, वज़ीर अज़हर मेहदी साहब आए हैं, और हल्का नंबर 3 से इनका ताल्लुक़ है, और हल्का नंबर 3 में भी एक ऐसे एरिया से इनका ताल्लुक़ है जहाँ से सियासत ने हमेशा एक नया रुख और नई करवट बदली है। जी हाँ, साबिक स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली फ़िदा मोहम्मद नौशाद साहब के हल्के से हैं। अज़हर साहब, सबसे पहले यकीनन ये खुशाइन है कि नौजवानों का इस अमल की तरफ रुझान बढ़ रहा है, और आप पहले उम्मीदवार होंगे जो हुसैनाबाद से बाकायदा तौर पर इलेक्शन में आने का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या चीज़ है जो आपको इलेक्शन में लेकर आ रही है? उससे कबल जानना चाहेंगे कि वज़ीर अज़हर मेहदी साहब हैं कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया मंजूर भाई कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। अच्छा मंजूर भाई, मेरा नाम है, पूरा नाम वज़ीर अज़हर मेहदी है, और मेरा ताल्लुक़ हुसैनाबाद से है, और मैंने कंप्यूटर साइंस और एजुकेशन दोनों में मास्टर्स किए हुए हैं। साथ में मैं एक प्राइवेट स्कूल भी चलाता हूँ जिसका नाम हुस्नाबाद पब्लिक स्कूल है। उसके साथ ही मैं एक समाजी कारकुन भी हूँ साथ में, और मैं डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, और मेरा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करने का खासा अच्छा तजुर्बा मेरा है। अज़हर भाई, यकीनन हल्का नंबर 3 की बात की जाए, हम्म, नौशाद साहब का नाम ना है, ये कैसे हो हम्म, सकता है? ऐसे में आप उनकी मर्ज़ी से आए हैं, उनकी मुखालिफत में आए हैं, या किसी ज़ाती इख्तिलाफ़ की वजह से उनके साथ सियासत में उतर आए हैं, या उनकी सपोर्ट से उतर आए हैं? मंजूर भाई, देखें जी, इसमें कई वजूहात हैं कि मैं सियासत में क्यों आई, इसकी अगर आप पूछेंगे तो कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मैं अपना एक अलग मंशूर, एक अलग सा एजेंडा अपना मैं लेके आया हूँ। अगर मैं आपको इसमें इसको ज़रा डिटेल में बता दूँ, तो मैं समझता हूँ कि सियासत मुझे विरसे में मिली है। मेरे दादा साहब वज़ीर ग़ुलाम मेहदी अली, वो बल्तिस्तान के पहले ग्रेजुएट थे, और उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी कायद-ए-आज़म की वो शाना बशाना रहे, क्योंकि अलीगढ़ के वो सीनियर स्टूडेंट्स में थे। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो वो मेरे दादा और यहाँ के जो अमायदीन थे, उन्होंने मिलकर यहाँ पर डोगरों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, और चलाकर आप जानते हैं कि 1948 में बल्तिस्तान को भी आज़ाद कराया। तो और मेरे दादा के बारे में मैं मज़ीद ये भी बताना चाहूँगा कि वो मेरे दादा ही थे जिन्होंने बल्तिस्तान में सियासत का आगाज़ किया, क्योंकि 1950 की दहाई में मेरे दादा ने यहाँ पर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, यहाँ स्कर्दू में, और उसके दस्तावेज़ मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। उस टाइम पे उन्होंने, उस टाइम के जो मंशूर थे, अच्छा लोगों के जो मसाइल थे, मतलब यहाँ के लोगों को कायद-ए-आज़म के विज़न के का आइडिया नहीं था। तो मेरे दादा ही थे जिन्होंने, जो अलीगढ़ से पढ़ के आए थे, तो उन्होंने हम यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया कि कायद-ए-आज़म नामी एक शख्स है जो कुछ करना चाहता है, जो पाकिस्तान नाम का एक मुल्क बनाना चाहता है, कि यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया। जनरल ज़िया उल हक के टाइम पर मस्जिद शूरा में, आप जानते हैं कि बल्तिस्तान को एक दफ़ा नुमाइंदगी मिली अब तक, तो उसमें मेरे दादा साहब एज़ ऑब्ज़र्वर गए थे, और उन्होंने वहाँ तकरीर भी की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुझे विरसे में मिली है। और दूसरी बात, मुझे बचपन ही से शौक़ था कि मैं लोगों के साथ घुलना-मिलना, अच्छा लोगों के काम आना। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे बचपन ही से लोगों से घुलने-मिलने का, लोगों के काम आने का बचपन से ही शौक़ था। मैं एक सोशल, आप कह सकते हैं, लड़का था, बचपन से ही इन एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेता था। और अगर आप मज़ीद अगर इसकी वजूहात पूछें, तो एक मैं ये भी समझता हूँ कि जब मैं आजकल मुआशरे को देखता हूँ, अपने नौजवानों को देखता हूँ, तो उनको मैं मायूस, परेशान, एक डिप्रेशन की हालत में मैं देखता हूँ। वो लोग, यहाँ पे मायूसी का अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ ज़ुल्म और सितम एक आम सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है, मेरिट पामाल हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक बंदे को आगे आना चाहिए, जो इन सारे मसाइल का हल करें।
और वाहिद मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में आकर, सियासत में आकर एक बंदा अपने मुआशरे की खिदमत कर सकता है, ज़्यादा यकीनन काम कर सकता अज़हर है। साहब, यकीनन जहाँ आप खिदमत की बात करें, वहाँ पर सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। और ऐसे में यकीनन आप नया चेहरा है और नौजवान चेहरा है जो सियासत के मैदान में कदम रखने जा रहे हैं, तो कौन-सी ऐसी ताकत, कौन-सी ऐसी सपोर्ट है जो आपको इस वक़्त ताकत दे रही है और आगे बढ़ने का हौसला दे रही है? अच्छा मंजूर भाई, पहली जो सबसे बड़ी ताकत मैं सोचता हूँ मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं पुरअज़म हूँ। इंशाल्लाह मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। सबसे जो मैं सोचता हूँ कि जो मेरा हौसला, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, मेरी फैमिली के फुल सपोर्ट मेरे साथ मौजूद है, और साथ में साथ हमारे गांव के, मेरे हल्के के हुसैनाबाद के में स्पेशली आप बात कर रहे जी, थे ना, जी। तो वहाँ के सारे नौजवान मेरे साथ नौशाद साहब आपकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? सर, मैंने आपको पहले बताया कि मैं खुद मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं नौशाद साहब के मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं, और काफ़ी उनका तजुर्बा भी है। तो मैं एक अपना एक अलग विज़न लेके आया हूँ। मेरा उनके से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बाकी नौशाद साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसका मुझे नहीं आइडिया कि वो मेरे आपके बारे में क्या सियासत सोचते हैं। में आने का जो ऐलान है या अमल है या फिर अज़्म है, उससे नौशाद साहब वाकिफ़ हैं? मेरे ख़्याल से वो बाख़बर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये क्या कहते हैं ऐलान किया है, रिसेंटली इसी वीक मैंने किया है, और मेरे साथ नौशाद साहब की कोई मुलाकात इसके बाद नहीं हुई है। हाँ चलें, जी। आगे बढ़ते हैं और यकीनन जब आप सियासी अमल में आएँगे, तो जिस तरह आपने वज़ीर मेहदी अली मरहूम साहब की बात की, और यकीनन उनकी एक कंट्रीब्यूशन समाजी तौर पर और सियासी तौर पर तारीख़ हुँ, में हुँ। याद रखा जाएगा। लेकिन ऐसे में वज़ीर साहब का पोता किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा? सर, अभी इंशाल्लाह मेरी मशवरत जारी है। मेरे जो हल्के के जो अवाम जो भी मुझे मशवरा देंगे, मैं उनके मशवरे पे चलूँगा। वो जौन-सा पार्टी भी हमें बताएँगे, इंशाल्लाह मैं वो पार्टी जॉइन कर आपका लूँगा। झुकाव किस तरफ है? बिल्कुल मंजूर भाई, जो हमारे हल्के के जो नौजवान और माहिदीन जो मुझे मशवरा देंगे, इंशाल्लाह मैं वो उसकी तरफ चला जाऊँगा। और इस वक़्त आप नौजवानों का जो सियासी अमल में किरदार है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए अमीन साहब, हमारी बदकिस्मती कहीं ये कि स्पेशली हमारे हल्के की मैं बात कर रहा हूँ, या पूरे गिलगित-बल्तिस्तान की, यहाँ पर सियासत को हमेशा एक गंदी चीज़ समझी जा रही है, मतलब उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप बेहतर जानते हैं। तो और हमेशा पॉलिटिक्स में वो लोग आए हैं जो पहले से थे, एक एलीट क्लास आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में हमेशा रही है, और उनका ही राज रहा है, और नीचे का जो तबका है वो हमेशा पिसता रहा है। यहाँ हमारे सोसाइटी में एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट बोलते हैं जिसको, यानी जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, वो पहले ऊपर के तबके उसको ले लेते हैं, उनसे जो बच जाता है वो बेचारे नीचे लोअर मिडल क्लास के लोग, उनको मिल जाती है। तो ये होता रहा है, और मेरे ख़्याल से अब हमें इस सियासत को चेंज करना चाहिए। रिवायती सियासत से हटकर हमें एक नई सियासत की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सियासत अगर आप सही में करें तो एक इबादत है, ये इबादत है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अब सियासत नौजवानों के हाथ में आनी चाहिए, ना कि जो एलीट क्लास है, या आप कहते हैं कि हुकूमर जो पहले से गालिब जो लोग हैं, या मौरूसी हाकिमों के, सियासत जी, माहौल? मौरूसी सियासत के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि नए चेहरे आने चाहिए। मैं कहता हूँ गरीब का बच्चा भी इलेक्शन लड़े। अभी आपको पता है कि हमारा ये सोशल स्ट्रक्चर इस तरह बनाया हुआ है कि एक आम आदमी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता है। अगर वो लेना चाहे, उसको प्रेशराइज़ किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, या फिर उसको फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से वो सियासत में नहीं आ पाता है। जो इसकी वजह से हमारी कौम गिलगित-बाल्तिस्तान मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो मैं यही एक उम्मीद की किरण लेकर मैं आया उभरा हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मुझे देखकर दूसरे भी हलकों के जो नौजवान हैं वो उठ खड़े होंगे। वो ज़र एक साहब, तब्दीली ले आएँगे। यकीनन तब्दीली ज़रूरी है और हुँ, नौजवानों हुँ। की ही वसातत हुँ, से हुँ। आ सकती है। क्या ये जो अमल है, वो सिर्फ़ सियासी गहमा-गहमी में शामिल होने के लिए है, या फिर आप इस प्रोसेस को या आपकी जो इस एलानिया को लेकर पोलिंग मामलात तक आप लेके जाएँगे, पोलिंग अ, प्रोसेस तक लेके जाएँगे? इंशाल्लाह मंजूर भाई, मैं बिल्कुल पुरउम्मीद हूँ। मैं इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ूँगा, और ये मेरा हक़ भी है। ये हर किसी का हक़ है कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। यकीन करें, मैं इसलिए इलेक्शन में आया हूँ कि मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि एक आम आदमी, एक नौजवान इलेक्शन लड़ सकता है। जबकि इसको आप समझे, अगर कल कोई बंदा, एक आम आदमी इलेक्शन लड़े, तो इसको एक मिथ समझा जाता है हमारे सोसाइटी में। इंशाल्लाह मैं आखिरी दम तक लड़ूँगा, चाहे मुझे कोई टिकट ना भी मिले, मैं आज़ाद भी लड़ूँगा। इंशाल्लाह मैं अपने नौजवानों को नाउम्मीद नहीं करूँगा। यकीनन नौजवान माशरे की उम्मीद है, और जब सियासी वाबस्तगी बढ़ जाए, हुँ, हुँ, तो यकीनन सियासी लोगों से लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा हुँ। बढ़ जाती हैं। और हल्का नंबर 3 की बात की जाए, तो यकीनन बहुत वसी हल्का है, जी, हल्का बिल नंबर 2 के बाद सबसे बड़ा हल्का और सबसे मुश्किल हुँ। हल्का है। कौन से ऐसे मसाइल होंगे जो आपकी नज़र में हैं और जिनका इदराक और जिनका हल फौरी तौर पर करना ज़रूरी है?
सबसे बड़ा जो मसला मेरे ख़्याल से हमारे हलक़े में है वो ये है कि हमारे नौजवानों को इस पॉलिटिकल सिस्टम से पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखा गया है। उनको सिर्फ़ इलेक्शन के दौरान जो सियासतदान है वो यूज़ करते बैनर हैं। लगाना और झंडे जी, लगा देना। बैनर लगाना और झंडे लगाना, हालाँकि उनका काम ये नहीं है, आप जानते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी, पोटेंशियल है, आपको पता है गिलबर्स्तान के नौजवानों के अंदर। लेकिन उनको क्या किया जाता है इलेक्शन के करीब, उनको आप बैनर्स और उनके पीछे लगा दिए जाते हैं वो तरानों के पीछे, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है सियासतदान उनको पूछते ही नहीं है। तो रिसेंटली मैं एक और आपको बताऊँ कि आपको मालूम है कि एक जो बिल है, लैंड रिफॉर्म जो एक्ट पास हुआ है, उस पे आप खुद बताइएगा कि चाहे हमारे हलके से हो या पूरे गिलबर्स्तान से, उस पे किसी भी सियासतदान ने कोई खुलकर इस पे कोई बात नहीं की, बल्कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे थे कि जिनको पढ़ना नहीं आ रहा था। ना किसी सियासतदान ने मशावरत की है कि अपने हलके की आवाम के साथ। तो इंशाल्लाह अगर मैं इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में मैं जीता, तो मेरा ये अज़्म है कि मैं कोई भी एक्ट हो उसको पास करने से पहले मैं मुख्तलिफ़ मेजर्स के एक्सपर्ट लोगों से राय लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिस्ट से राय ले सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं मतलब आप रिलीवेंट टीचर जो जी, शख्सियत रेलेवेंट होंगी या फिर शख्सियत से एक्सपर्ट्स होंगे उनसे आप जी, उनसे मशवरा करेंगे। मशावरत करूँगा, उसके बाद हल्के की आवाम से मशावरत करूँगा। उसके बाद जाके हम वो बिल या एक्ट पास करवाएँगे। लेकिन ये नहीं हो रहा। दूसरा हमारे हलके में काफ़ी इश्यूज़ हैं, तालीम के इश्यूज़ हैं, आपको मालूम है। अच्छा, सेहत के इश्यूज़ हैं और बेरोज़गारी बहुत आम है, आबादी ज़्यादा बढ़ चुकी है, रोज़गार की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है हमारे हलके में। सियासी अमल में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, हल्के के मसाइल हुँ। बेशुमार हैं, मगर आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जिसमें आप हल्के की आवाम को अपनी इलेक्शन के लिए भी एंगेज कर सकें और इलेक्शन के बाद भी उनको अपने साथ एंगेज रख सकें? मंजूर भाई, मेरा पहला प्लान वो ये है कि मैं बहुत जल्द अपने पूरे हलके में, वो ये आपको पता है हलका बहुत बड़ा है, गुलतरी से लेकर कतिशो तक है, तो वहाँ मैं विज़िट करूँगा और इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि मैं हलके के हर एरिया में मैं कोऑर्डिनेटर्स बनाऊँगा और उस कोऑर्डिनेटर में मैं एक मेल और फीमेल, हर गाँव से एक मेल, फीमेल होंगे, वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और उनके थ्रू मुझे डायरेक्ट अवाम तक एक्सेस मिल जाएगा। उनके मसाइल मैं सुनूँगा, अच्छा कम से कम मैं हल ना कर सकूँ, तो उन मसाइल को हुक्काम बाला तक मैं पहुँचाऊँगा। और मंजूर भाई, इंशाल्लाह मैं हमारे हलके के अंदर सारे गाँव में पॉलिटिकल अवेयरनेस सेशंस रखूँगा, जिसमें मैं ये उनको ये बताऊँगा कि वोट आपने किसको देना है, किस तरह के बंदे को देना चाहिए, किस मेयार पर किस देना है? मय्यार पे देना है, ना कि आप कोई चंद रुपयों में अपने वोट को, अपने ज़मीर को भेजें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एक अवेयरनेस देने आया हूँ। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो मैं लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस देने आया हूँ और कुछ नया, कुछ तब्दीली में लाना चाहता हूँ अपने हलके में। ऐसा कोई पैगाम जो आप अपने हल्के की आवाम को आखिर में देना चाहें कि जिसके ज़रिए से लोग आप पर एतमाद करें और आपको अपना इंतखाब बनाएँ? मैं अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि नौजवानों को भी इलेक्शन में आना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। ना सिर्फ इलेक्शन के दौरान बल्कि पूरे 5 साल में आपको आपके जो सियासतदान हैं उनका एहतसाब करना चाहिए। आप भी इसके हिस्से हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन को भी इस सियासत का हिस्सा होना चाहिए और मेरा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला है। आप किसी भी टाइम मुझसे आके मिल सकते हैं। आपके जो भी मसाइल हैं नौजवानों के या किसी के भी मेरे हलके में, वो आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके मसाइल हल कर सकूँ। नौजवान सियासी अमल में दाखिल हो रहे हैं और ये खुशाइन बात है और अज़म के साथ और कुछ नया करने की जहद के साथ शामिल हो रहे हैं। वज़ीर अज़हर जैसे यकीनन बहुत सारे नौजवानों को इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना चाहिए और जिस तरह कह रहे हैं अज़हर साहब कि न सिर्फ इलेक्शन के दिनों में बल्कि इलेक्शन के बाद भी 5 साल तक नौजवानों को मुतहरिक रहना है, क्योंकि आने वाला दौर और आने वाला जो वक़्त है वो नौजवानों के हाथ में होगा। अपने मेज़बान मंजूर अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।